बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा तीसरा लेक्चर है 10th क्लास का और दैट इज दी कोऑर्डिनेशन। हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बड़े इसमें हम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तरह से पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम और पूरे का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम हम इसमें डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि इसमें अगर एक टॉपिक समझ नहीं आया तो फिर अगले में बड़ा मसला मसाइल हो जाता है। सही है जी। तो इसको हम अगर सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं, बल्कि डेफिनेशन से पहले भी एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा फर्ज किया एक अभी मैं खेल रहा हूँ और एक गेंद आ गई है तो मुझे कैच करना है। तो मैं वहां से भागता हुआ आया हूँ और मेरी मुंह जो है वो सारा, मेरी आंखें उस तरफ देख रही हैं और मेरे हाथ उस हिसाब से मूव कर रहे हैं, मेरी टांगें भी इसी तरह से, ठीक है। और एक टाइम है कई दफा वो बॉल इधर आ गई तो मुझे ऐसे करके अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, एक बाजू को इधर लेके जाना है, दूसरे को पैर को इधर लेके जाना है, किसी ना किसी तरीके से वो मुझे कैच करना है। इस सिचुएशन में इतनी तरतीब कि आप देख रहे हैं इतनी ऊंची चीज आ रही है और आपको पता भी नहीं किधर आके, तो आप बड़े तरीके से अपने आप को बैलेंस करते हुए गिरते भी नहीं है। और कई दफा लोग जब कैच करते हैं तो उनकी सिर्फ एक टांग और एक पैर का हल्का सा टो जमीन पे होता है, बाकी सारे वो इस तरफ हुए होते हैं, फिर भी वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको पता है कि मैंने अपने हाथ को यहाँ से इधर लेके जाना है, यहाँ से इधर लेके जाना है, और इतनी स्पीड से आपके हाथ कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? जब तक आपकी आंखें, आपका सोचना, आपका दिमाग और आपके हाथ के मसल्स पूरी तरह उसको ना बता रहे हूं कि आपने क्या लिखा है और आपको किधर से किधर को मुड़ना है और यहाँ पे क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है कि क्या लगाना है, ठीक है। ये असल में बुनियादी हमें मसला है कि हमने देखना है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ठीक है। वो बेटा ऐसे मुमकिन है। कोऑर्डिनेशन की मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको समझ। बड़ा इंटरेस्टिंग है। डेफिनेशन क्या है? द फिनोमेना in which different body organs slash structures work in an organized way to perform a task या स्लैश फंक्शन, जो सा लफ्ज आप मर्जी लिख सकते हैं, लाइक अ टीम। ये बेसिकली एक टीम की तरह, टीम में आप अक्सर सुनते हैं टीम में कोऑर्डिनेशन होता है, टीम में कोऑर्डिनेशन होता है। कैसे क्या आपको पता है कि अगर कोई बंदे ने फुटबॉल वहां लेके गया तो मुझे वहां जाना है और फिर उसको पास करना है, तो फिर वहां से उसने इस तरह करना है और फिर ये जोर से मारना है, ये तेज मारना है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन होता है टीम में, आपको पता होता है कि ये इस तरीके से तरतीब चलेगी, ठीक है। ये असल में बेटा फिनोमेना है जिसमें बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स वो मिल के काम कर रहे होते हैं एक खास तरतीब के साथ, एक खास टीम वर्क में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ताकि जो है वो एक खास पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जा सके। समझ आ गई बेटा बात? ये है असल डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल में आप 100 बातें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैचिंग अ बॉल, सही है। फॉर एग्जाम्पल लिखना, ठीक है, राइटिंग स्ट्रोक्स, ये सारा कुछ, ठीक है। अब बेटा ऐसा कैसे मुमकिन है? इसकी एक एग्जाम्पल एक और भी लेते हैं। फर्ज किया ये किताब में लिखी हुई है, एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, या उसने भी किसी को मारा है और उसके पीछे भाग रहा है और ये आगे आगे भाग रहा है, सही है। इस केस में फर्ज किया यानी बंदा एक फाइट या फाइट कर रहा है या वो भाग रहा है, फर्ज किया, या बंदा किसी एक्सरसाइज को कर रहा है। अब उसमें क्या है बेटा, हमारे मसल्स काम कर रहे होते हैं ना। आपने बंदे को मारा और आप निकल लिए, भाग रहे हैं, तो वो आपके पीछे बंदा भाग रहा है तो आपको क्या होगा? आप भागेंगे ना तेज, आपके मसल तेज मूव करेंगे। जब आपके मसल तेज मूव करेंगे तो आपको पता है उनको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस तरीके से क्या होगा कि बेटा आपके रेस्पिरेशन भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। आप भागेंगे तो आपकी सांस भी तेज हो जाएगी, उसके साथ साथ
आपके दिल की धड़कन भी तेज हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी आंखें, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, तो आपकी आंखें भी अलर्ट आप फील करेंगे, क्योंकि आप जिसको मारा है और आप भाग रहे रास्ते में, आपको नींद आ गई तो अच्छा लगेगा, मार पड़ेगी कि नहीं। इसी तरह आप अलर्ट फील करते हैं। उस टाइम पे बेटा भूख लगी हो तो पता नहीं लगता कि आपको भूख लगी थी पहले। उस टाइम पे बेटा किसी बंदे को पेशाब आया हो तो उसका भी पता नहीं चलता कि बंदे को पहले पेशाब आया था। सही है, यानी बताने का मकसद ये है कि ये वो काम होते हैं, यानी जब आप भाग रहे हैं या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके एक बॉडी का पार्ट काम नहीं करता, आपके सारे पार्ट्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं और वो एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं ताकि एक खास काम को आप करें। ऐसा हो कि एक टांग आगे को चले, दूसरी कहे नहीं मैं तो इस टाइम में पीछे को चलती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगेगा नहीं ना, तो काम नहीं हो पाएगा जब तक बॉडी के सारे पार्ट्स एक खास तरतीब के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में काम ना करते हो। और वो काम बेटा ये इतने ऑर्गेनाइज कैसे हो गए? तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने दो हमारी बॉडी में सिस्टम्स रखे हैं, दो तरीके रखे हैं। वो दो तरह के कोऑर्डिनेशन हैं जिनको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं बेटा नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरे को हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स होती है, ये जो आप मैंने इधर टाइप्स का लिखना था तो बोर्ड में जरा ऐसे शो मत करो, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए एक खास सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है अल्लाह की तरफ से और उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। और केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए एक और सिस्टम मौजूद है, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स के बारे में, और ये इसका डिफरेंस नहीं है, ये तो जनरल सी बात है, इनका डिफरेंस आगे आएगा और वो हम पूरा एक वो शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा है वो हम पढ़ेंगे। ये तो एमसीक्यू है कि कौन सा जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन सा सिस्टम करता है, एंडोक्राइन, और नर्वस कोऑर्डिनेशन कौन सिस्टम करता है, नर्वस सिस्टम। उसको पढ़ने से पहले, इनकी टाइप्स को पढ़ने और इनका डिफरेंस आपस में पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें से शॉर्ट भी आते हैं और ये पूरे का पूरा लॉन्ग भी आ जाता है और अगले सारे चैप्टर को समझने के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट तरीन जो है वो टॉपिक है। तो बेटा हम कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन 5 होते हैं सर, मेनली 3 और वैसे 5। सबसे पहला होता है बेटा स्टिमुलस। क्या होती है मैं बेटा, दूसरे नंबर पे बेटा होता है एक रिसेप्टर। रिसेप्टर मैसेज भेजता है बेटा एक कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर बेटा ऑर्डर करता है एक इफेक्टर को और वो एक रिस्पॉन्स देता है। ये सारे 5 के 5 हमें पता होंगे, इन 5 की डेफिनेशन हमने आज पढ़नी है और फिर हम देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर हो जाएगा। सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं स्टिमुलस। मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी बॉडी ने कोई रिस्पॉन्स देना हो, जब तक उसे कोई चीज तंग नहीं करेगी वो रिस्पॉन्स क्या देगी? खुद ब खुद बैठे कोई रिस्पॉन्स हो सकता है? नहीं ना। स्टिमुलस कहते हैं एनी चेंज in internal environment या external environment which can provoke a response in the body। बेटा एक ऐसी चेंज, चाहे वो अंदर के माहौल में आए चाहे वो बाहर के एनवायरनमेंट में आए, अगर उसकी वजह से बॉडी में कोई तब्दीली आई है, कोई रिस्पांस आया है, बॉडी ने कोई एक्शन किया है, तो उसको हम कहेंगे स्टिमुलस। ठीक है, आमतौर पे एक्सटर्नल स्टिमुलस तो आपको बड़ी पता है। फॉर एग्जांपल बेटा एक्सटर्नल की एग्जांपल लेते हैं तो लाइट हो गई, सही है, साउंड हो गई, ठीक है, इसके अलावा जी हीट हो गई, टेम्परेचर, ठीक है, और बहुत सारी, ठीक है ना जी, कोई टच हो गया, कोई चीज आपने खाई, कोई स्मेल आ गई, ठीक है, सही है बेटा। लेकिन इंटरनल स्टिमुलस जो होती है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी अहम, बड़ी मजेदार है। फर्ज किया
खून की नालियों में ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और वो खून वो क्या होता है, उसको टेस्ट कौन करता है, वो हम रिसेप्टर में अभी पढ़ते हैं, लेकिन फर्ज किया हाई ब्लड प्रेशर, हाई या लो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, बीजीसी, ठीक है। इसी तरह बेटा पेन, दर्द शरीफ, सही है। तो मुख्तलिफ चीजें ऐसी, भूख, प्यास, ये सारी अंदर के एनवायरनमेंट में तब्दीली क्या आई है, आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, अब आपको प्यास लग जाएगी, रिस्पॉन्स आ गया ना। तो ये है बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस, कोई इसमें मसला है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताएं, अगर इस स्टिमुलस को चेक करना हो, लाइट तेज है कम है, तो आप क्या करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा लाइट तेज है कि कम है भी लड़की तुम बता, हाँ भाई हमारी आंख से पता लगेगा ना। इसी तरह अभी आवाज, मेरी आवाज आपको आ रही है, तो ये आपको कैसे आवाज आ रही है, कान से है। इसी तरह कोई यहाँ पे कुछ गर्म चीज लग गई, तो आप कैसे पता चलेंगे, हाँ फीलिंग आएगी, है जी। इस तरह अंदर भी खून की नालियों, मैं अभी बताता हूँ बेटा रिसेप्टर क्या होता है, ये मैं असल में बताना चाहता हूँ। एनी सेल, ठीक है, सेल और ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स और ऑर्गन और नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, ये चार और भी चीजें हो सकती है, लेकिन मेन चीज है सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ऑर्गन या नर्व एंडिंग, which is specialized to detect या to receive a particular या specific stimulus। किसी स्टिमुलस को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए बॉडी में कोई सेल या कोई टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोई ऑर्गन या कोई नर्व एंडिंग, जो कुछ भी होगा वो उस खास स्टिमुलस का रिसेप्टर होगा। मसलन आंख किस चीज का रिसेप्टर है, लाइट की स्टिमुलस का। कान किस चीज का रिसेप्टर, कान एक ऑर्गन है ना, कान एक ऑर्गन है, ऑर्गन। और ये इसी तरह हमारी स्किन में मुख्तलिफ तरह के, मैंने सारों की एग्जांपल देता हूं। इसकी एग्जांपल क्या है, आंख, कान, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, सेल्स। बेटा इवन सेल नहीं तो सेल के ऊपर भी कुछ, वैसे तो इसकी एग्जांपल आप रॉड सेल या कोन सेल ले सकते हैं। ये बेटा हमारी आंख के ऊपर होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रॉड सेल हमें डिम लाइट में दिखाते हैं और कोन सेल हमें कलर्स में फर्क करना सिखाते हैं, हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स की एग्जांपल बेटा बहुत सारे ग्रुप हमारे स्किन के अंदर मेलिनल कार्टिकल्स है, वो फ्री नर्व एंडिंग्स भी होती हैं और कुछ टिश्यूज भी होते हैं जो हमारी बॉडी में स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह यानी हम कहेंगे रिसेप्टर्स इन स्किन, स्किन के अंदर नर्व एंडिंग्स भी होती हैं। मैं उनकी एग्जांपल दे देता हूं दो, तो फिर आपको याद रहेगी। नर्व एंडिंग रहेगी, नर्व एंडिंग बेटा फर्ज किया आप लिखेंगे मेजिनल कार्पसल्स। क्या बेटा, ये असल में ये सारी चीजें आप कभी ना कभी पढ़ेंगे, तो इसलिए मेजिनल कार्पसल ये खास किस्म के रिसेप्टर होते हैं, टच रिसेप्टर है, ठीक है, ये हमारी स्किन में होते हैं, सही है। इसी तरह बेटा जो खास स्टिमुलस को रिसीव करने की सलाहियत रखते हो उनको हम कहते हैं रिसेप्टर। मैंने एग्जांपल सारों की अलग-अलग दे दी और आपने एक सारी इंटरनल रिसेप्टर भी कुछ एग्जांपल दे दे। बेटा आपने ये दो एग्जांपल याद रखनी है। एक, अच्छा मैंने आपको अभी दो बातें बताई थी। इंटरनल रिसेप्टर एक तो मैंने आपको बता दिया कि खून की नालियों के अंदर भी ऐसे रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर्स इन ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स, जो कि खून की प्रेशर को मेजर करके बताते हैं। और आखिर में जो चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा बेटा, आप इवन सेल, जो एक सेल होता है ना, एक सेल होता है, फर्ज किया मैं यहां पे बता देता हूं, ये एक सेल है ना, इवन इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर भी कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कुछ खास केमिकल्स के होते हैं। उनकी एग्जांपल फर्ज किया आप देखें, फर्ज किया TLRs आप लिख लें, टॉल लाइक रिसेप्टर्स, फिर NLRs, इसी तरह बेटा CD4 ये खास किस्म का रिसेप्टर है, लिम्फोसाइट के ऊपर होता है। ये असल में ये सारी बातें किताब में कभी ना कभी आपके सामने आएंगी, लेकिन अभी आपको पता लग गया कि ये एग्जांपल्स हैं, ये सेल के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, ये खून की नालियों के बॉडी के अंदर के रिसेप्टर्स हैं,
और ये बाहर की चीजों को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर। मैंने बहुत सारे रिसेप्टर्स के एग्जांपल दिए, ठीक है। अब बेटा तीसरी पता लग गया स्टिमुलस क्या होती है, रिसेप्टर क्या होता है। अब आते हैं कोऑर्डिनेटर के ऊपर। कोऑर्डिनेटर बेटा ऐसा ऑर्गन होता है, कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, दीज आर दी ऑर्गन्स, ठीक है, या कुछ एनिमल्स में ये खास टिश्यूज भी होते हैं, गैंग्लिया वगैरह, ठीक, टिश्यूज which receive sensory message from receptors, ठीक है, रिसेप्टर से सेंसरी मैसेज लेते हैं, ठीक है, एंड analyze them, analyze them and take या issue the orders for appropriate response। ये जो डेफिनेशन है ना, ये बड़ी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन। क्या ये ऐसे ऑर्गन है या टिश्यूज है जो रिसेप्टर से मैसेज लेंगे कि आपने क्या फील किया, फिर उस मैसेज को एनालाइज करेंगे, फिर एक्शन के लिए ऑर्डर्स जारी करेंगे कि बॉडी को ये रिस्पांस इस टाइम पे देना है। ये देते नहीं, सिर्फ ऑर्डर जारी करते हैं, ठीक है बेटा, समझ आ गई। एंड में मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये सारी चीजें ऐसे क्लियर हो जाएगी, सही है। कोऑर्डिनेटर ने रिसेप्टर से मैसेज लिया, रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव किया था, कोऑर्डिनेटर ने रिसेप्टर से मैसेज लिया और ऑर्डर जारी कर दिया। अब आते हैं इफेक्टर के ऊपर। ऑर्डर कोऑर्डिनेटर ने किसको जारी किया था, इफेक्टर। इफेक्टर वो होते हैं, अच्छा इसकी एग्जांपल पहले सुन लो। कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल है बेटा, अगर हम बात करें तो द ब्रेन, कुछ सूरत हाल में स्पाइनल कॉर्ड, और ये नर्वस कोऑर्डिनेशन के कोऑर्डिनेटर है। दो तरह का कोऑर्डिनेशन था ना, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का जो है वो कोऑर्डिनेटर है। इन दोनों के बारे में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब आते हैं इफेक्टर्स के ऊपर। इफेक्टर हम क्या कहेंगे, इफेक्टर आर दी ऑर्गन्स, आमतौर पे ये मसल्स ही होते हैं या मुख्तलिफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी होते हैं, लेकिन मेनली मसल्स, ग्लैंड्स, ये दो चीजें होती हैं आमतौर पे। नर्वस कोऑर्डिनेशन में तो ये दो चीजें होती हैं, ठीक है, which carry out the action under the orders of what, बताएं, कोऑर्डिनेटर्स। जो ऑर्डर इसने दिया वो इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, वो इन्होंने कैरी आउट कर दिया, एक्शन कर दिया उसको, सही है। फॉर एग्जाम्पल, बस आप मैं दो एग्जाम्पल ऐड दिया दूंगा, आपको समझ आ जाए। और आखिर में पहले रिस्पांस की डेफिनेशन पढ़ लें। द एक्शन टेकन बाय इफेक्टर्स under the orders of coordinators is called response। अब जरा गौर से बेटा, स्टिमुलस आई, रिसेप्टर ने रिसीव की, उसने मैसेज पहुंचाया कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर को पता लगा क्या रिस्पांस देना चाहिए, जो देना चाहिए वो उसने ऑर्डर दे दिया इफेक्टर को, इफेक्टर ने एक्शन ले लिया और उस एक्शन को रिस्पांस किया। ये तो हो गई समरी मेन में। अब हम आते हैं दो एग्जांपल में। एक एग्जांपल मैं जनरल लेता हूं बेटा, मेरा हाथ किसी ऐसी चीज को लग गया है कि बस फर्ज किया ये कुछ चीज हल्की हल्की गर्म है, तेज गर्म नहीं है लेकिन हल्की हल्की गर्म, मुझे गर्म फील हो रही है। फर्ज ये गर्म हीट, ये एक स्टिमुलस, ठीक है। मेरा हाथ की वो जो फिंगर के ऊपर जो नर्व एंडिंग है, जिन्होंने उसको टेस्ट किया वो क्या है, रिसेप्टर्स। उन्होंने मैसेज भेजा, कैसे भेजा ये हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने मैसेज भेजा दिमाग को, मुझे फील हुआ कि ये चीज गर्म है, दिमाग क्या हुआ, कोऑर्डिनेटर्स। और दिमाग कोऑर्डिनेटर है तो दिमाग ने कहा मुझे हाथ पीछे करना चाहिए,
दिमाग ने इस मसल को ऑर्डर जारी किया कि आप सुकड़े और अपना हाथ पीछे करें, ये मसल क्या हुआ, और ये जो मैंने हाथ पीछे किया ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं इसके एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। बेटा फर्ज किया कि इस एकेडमी पे एक दहशतगर्द हमला होने वाला है, सही है, और इस एकेडमी की बेसमेंट में एक फर्ज किया हमारे पास एक पूरी फौज का एक यूनिट मौजूद है जो कि हमारे पास बैठा है, यानी उसमें एक बड़े अफसर कर्नल साहब है फर्ज किया, और वो ये देख रहे हैं कि ये जो है वो उन्होंने इस एकेडमी की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। ठीक है, अब हमारे कुछ जासूस हैं उधर लियाकत चौक में फलां जगह पे जिन्होंने ये देखना है कि उधर से अटैक आ रहा है, कोई दहशतगर्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो दहशतगर्द क्या है, स्टिमुलस। वो जासूस क्या है, जिन्होंने चेक किया, वो रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने मैसेज लिया, जैसे ही वो रिसेप्टर ने फोन किया इधर कर्नल साहब क्या है, कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कहा जी ये बंदे आ रहे हैं कि वो 10 बंदे हैं, उनके हाथ में गन है, तो वो क्या बताएं क्या क्या है, सही है। और अब कोऑर्डिनेटर साहब सोच रहे हैं कि मैं क्या रिस्पॉन्स दूं। ठीक है, कोऑर्डिनेटर का काम होता है, मैंने बेटा एक लफ्ज यहां बोला है, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, मुनासिब रिस्पॉन्स। फर्ज किया वो जो कर्नल साहब हैं उनके पास इधर एक टैंक भी मौजूद है, वो साथ वाली कैटेगरी में, और उनके पास इधर एक तोपखाना भी मौजूद है जो बम मारेगा, तोपे के गोले मारेगा। उनके पास एक पार्टी यानी फाइटर पार्टी जो इन्फेंट्री की है, वो जाके उधर जाके खुद लड़ने को भी तैयार है, 10 बंदे हमारे भी हैं उनके भी हैं, और उनके पास 2 स्नाइपर्स भी बैठे हैं बहुत ऊंचे करके। तो अब कर्नल साहब ने सोचना है कि रिस्पॉन्स क्या दूं। मसलन मेरा हाथ इस आग पे लगा था गर्म पे, मैं अपना हाथ पीछे करूंगा तो पहले पानी मार के इस आग को बुझाऊंगा, हाथ पीछे करूंगा। एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इसको कहते हैं। उन्होंने देखा अगर मैं टैंक से गोला मारूंगा, मुल्क तो मेरा अपना है, कोई गोला इधर उधर लग गया तो क्या होगा, और उससे 10 बंदे मरेंगे भी नहीं उधर डायरेक्ट, गोला तो डायरेक्ट बंदे को, वो तो बिल्डिंग ढाने के लिए होता है। इसी तरह तोपे भी मैं नहीं चला सकता, किसी आम बंदे को लग गई, फिर बंदे अपने भेजूंगा 10 मारने के लिए, लड़ने के लिए, जो तीसरी चीज है, तो वो जाके उधर करेंगे, वो इनको मारेंगे, ये उनको मारेंगे, तो मेरे अपने बंदे भी मरेंगे। तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, मैं 2 स्नाइपर्स कहता हूं जाके वो उसको दूर से उनको हिट कर दें, तो वो फिर ऑर्डर जारी करेगा स्नाइपर को, और स्नाइपर क्या होगा, इफेक्टर, जिन्होंने एक्शन लेना है, और जो उन्होंने एक्शन लिया गोलियां मार के, वो क्या है, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो 5 कोऑर्डिनेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको समझ आ गए। इसमें ना कोई सवाल तो प्लीज पूछिए।